अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नजमुल हसन बाजवा। नाज़रीन इकराम, रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग का नगाड़ा तकरीबन बज चुका है। हालात खराब हैं। इस वक्त यूक्रेन का जो ईस्टर्न बॉर्डर है उसकी सरहद के ऊपर तकरीबन 1 लाख रूसी फौजी तैनात हैं। इसके अलावा यहां पर जदीद किस्म के हथियार हैं जिनमें मिसाइल्स हैं, टैंक हैं। ये तमाम तर चीजें जो है वो ईस्टर्न यूक्रेन की तरफ जो है वो रूस ने तैनात कर दी हैं। अब यूक्रेन जो है वो एक सादा छोटा सा मुल्क नहीं है, बल्कि इसके साथ पूरा नेटो खड़ा है, पूरा वेस्ट खड़ा है, यानी कि वेस्टर्न वर्ल्ड, और खास तौर पे नाज़रीन इकराम इस वक्त यूएस भी इसके साथ खड़ा है। कुछ खबरें मैं आपको दिखा दूं जिससे लगता यह है कि दोनों के दरमियान जो है वो लड़ाई अब होने ही वाली है। खुदा करे ये लड़ाई ना हो, क्योंकि जब ये लड़ाई होगी तो नाज़रीन इकराम ये एक नई आलमी जंग में तब्दील हो सकती है। बड़े लंबे अरसे के बाद दुनिया एक ऐसी सिचुएशन देख रही है जिसमें एक बहुत बड़े लेवल पर लड़ाई होने जा रही है, जिसमें रूस और उसके अलाइज और यहां पर जो है वो वेस्टर्न वर्ल्ड और अमेरिका आमने सामने खड़े हैं। मैंने इससे पहले नाज़रीन इकराम एक वीडियो बनाई थी, कल याद होगा आपको, और मैंने यूक्रेन और रूस के दरमियान आखिर में फड्डा क्या है, मतलब इन दोनों के दरमियान लड़ाई किस चीज की है, वो तमाम तर सूरत-ए-हाल मैंने आपको मैप्स के साथ बताई थी। नाज़रीन इकराम, आज की जो वीडियो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और समझ लें कि उसका अगला हिस्सा है। लेकिन आज की वीडियो जो पहली बार देख रहे हैं उन्हें पहली दफा भी ठीक तरह से समझ आ जाएगी, लिहाजा इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में नाज़रीन इकराम मैं ये बताने जा रहा हूं कि इस वक्त कौन कौन से यूरोपियन मुल्क से कौन कौन सा हथियार यूक्रेन को पहुंचाया जा रहा है, कौन कौन से यूरोपियन मुल्क से फौजें रवाना हो रही हैं और रूस की सरहद पे जा रही हैं, कहां कहां से मिसाइल्स आ रहे हैं, कहां कहां से टैंक्स आ रहे हैं, कहां से फाइटर जेट्स आ रहे हैं जो कि रूस की तरफ बढ़ रहे हैं। तकरीबन ये 30 से ज्यादा तो नेटो मालिक है, कुल मिला के मतलब बड़े लेवल पे 30-35 मुल्क जो हैं वो इकट्ठे होके रूस की तरफ मूव कर रहे हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इन दोनों की डायरेक्ट जंग हो सकती है। डायरेक्ट जंग नाज़रीन इकराम यूक्रेन और रशिया की होनी है, लेकिन दोनों तरफ से इस वक्त चूंकि इस वक्त दबाव बना हुआ है तो दोनों मुल्क जो है वो आमने सामने खड़े हैं। तो आज आपको पता है कि हम अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का वो वाहिद चैनल है जो मैप्स के जरिए कॉम्प्लिकेटेड चीजों को जो है वो आसान करके दिखाते हैं। तो नाज़रीन इकराम, आज की वीडियो में मैं मैप्स के साथ आपको बताऊंगा कि यूरोप की क्या सूरत हाल है, यूरोप की फौज, यूरोप की जो फौज है या यूरोप के जो हथियार हैं वो किस किस मुल्क से कहां कहां जो है वो मूव कर रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द मैप। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले जो इस वक्त हो रहा है वो मैं आपको बताता हूं। ये मैप देखें आप, पहले यूक्रेन को समझिएगा। देखें, यूक्रेन की जो सरहदें हैं वो बिल्कुल यूरोप के साथ जुड़ी हुई हैं, ठीक है। यानी कि समझ लें कि रशिया और वेस्ट के दरमियान, यानी कि रशिया और यूरोप के दरमियान यूक्रेन एक बफर जोन की हैसियत रखता है। यानी अगर मिसाल के तौर पे यूरोप से अगर किसी को रशिया पे अटैक करना है तो उसे ये यूक्रेन से होकर गुजरना पड़ता है। यानी कि यूक्रेन अगर नेटो में शामिल हो जाता है तो रशिया के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, और मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि यही सबसे बड़ा फड्डा है कि रशिया चाहता है किसी तरीके से ये नेटो में शामिल ना हो। अब आप समझ जाइएगा कि वेस्ट के लिए भी यूक्रेन बहुत जरूरी है और रशिया के लिए भी यूक्रेन बहुत जरूरी है। अब हो क्या रहा है नाज़रीन इकराम, सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैं आपको एक मैप दिखा रहा हूं। देखें, ये मैप है और इसमें इस तरफ आप पूरा यूरोप देख रहे हैं, इस तरफ दरमियान में जो है वो यूक्रेन देख रहे हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट 3 मुल्क नाज़रीन इकराम इस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट है पूरे जो है वो यूरोप में, वो मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा दूं तो नाज़रीन इकराम वो ये 3 मुल्क हैं जिन्हें बाल्टिक कंट्रीज कहा जाता है। यहां से सबसे पहली सपोर्ट यूक्रेन को मिल रही है। बाल्टिक सिटीज इसलिए नाज़रीन इकराम इंपॉर्टेंट है, वैसे इसके साथ जो सी लगता है बाल्टिक सी जो है वो कहा जाता है। अब ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनकी सरहद डायरेक्टली रशिया के साथ लगती है। इन 3 मुल्कों में एस्टोनिया, लताविया और लिथुआनिया, ये 3 मुल्क हैं जो कि डायरेक्टली, मतलब ये नेटो के मेंबर भी हैं, और लताविया की और एस्टोनिया की तो डायरेक्ट जो है वो सरहद रूस के साथ लगती है। यानी कि अगर नेटो को हमला करना हो रशिया के ऊपर तो ये सबसे अहम तरीन और सबसे मजबूत जगह है जो वेस्टर्न कंट्री है रशिया पे हमला करने के लिए। तो इसी तरह से ये एस्टोनिया, लताविया और लिथुआनिया सबसे पहली मदद दे रहे हैं किसको, यूक्रेन को, क्योंकि नाज़रीन इकराम यहां से अमेरिकन मेड एंटी एयरक्राफ्ट और एंटी टैंक मिसाइल्स जो हैं वो इसको दिए जा रहे हैं यूक्रेन को, और इस अमल को वॉशिंगटन एंडोर्स कर रहा है और वॉशिंगटन यह समझता है कि यह अमल बिल्कुल दुरुस्त हो रहा है। तो यहां से सबसे पहले जो 3 मुल्क मदद कर रहे हैं
वो है लताविया, लिथुआनिया और एस्टोनिया, और यहां से मिसाइल्स जो हैं वो यूक्रेन में पहुंच रहे हैं। दूसरा नाज़रीन किराम, जो दो और बहुत अहम तरीन मुल्क हैं, अगर यूरोप ने रशिया से लड़ना है तो इस तरफ इनके पास यूक्रेन को सपोर्ट करने के लिए दो और मुल्क हैं। एक का नाम है बुल्गारिया और एक का नाम है रोमानिया। तो बुल्गारिया और रोमानिया में कहां कहां से सपोर्ट आ रही है, यह मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। तो नाज़रीन किराम, ये मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले अगर मैं डिटेल में आपको बताऊं तो सबसे पहली जो चीजें आ रही हैं नाज़रीन किराम, वो आ रही है डेनमार्क से। डेनमार्क क्या कर रहा है नाज़रीन किराम, यहां पे डेनमार्क, आपको मालूम है, डेनमार्क से एक फ्रिगेट आ रही है और जा रही है लताविया को। लताविया के साथ जो बाल्टिक सी लगता है, वहां पे फ्रिगेट, आपको पता है ये समझ लें कि जैसे जंगी बहरी जहाज होता है, एक जंगी बहरी जहाज समझ लें यहां पर आ रहा है। और इसके अलावा F-16, यानी कि ये डेनमार्क से F-16 आ रहे हैं नाज़रीन किराम, जो कि ये लताविया में जाके तैनात हो रहे हैं। इसके अलावा नाज़रीन किराम, सिर्फ यहां तक बात महदूद नहीं है, बल्कि जो स्पेन है नाज़रीन किराम, वो 4 फाइटर, यानी कि स्पेन से यहां से जेट्स उड़ रहे हैं और ये जा रहे हैं नाज़रीन किराम बुल्गारिया में। बुल्गारिया को मैंने आपको बताया था कि इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। बुल्गारिया जो है वो जगह जो ऊपर बाल्टिक सिटीज हैं, जो कंट्रीज हैं, वहां तो ऊपर से हमला होगा अगर वो करना चाहते हैं तो, क्योंकि वो अपने जो है ना वो फोर्सेस यहां पे लगा रहे हैं। और जो ये जो बुल्गारिया और रोमानिया वगैरह है, ये यहां पे इस साइड से जो है वो यूक्रेन को मदद करने, फराहम करने के लिए बहुत बहुत जरूरी है। तो यहां पर जनाबे वाला स्पेन भी क्या कर रहा है, अपने फाइटर जेट्स जो है वो नाज़रीन किराम यहां पे बुल्गारिया में भेज रहा है। इसके अलावा नाज़रीन किराम, ब्लैक सी में स्पेन की जानिब से जो है वो शिप्स जा रहे हैं। और मैं आपको बता दूं नाज़रीन किराम, फ्रांस जो है, फ्रांस यहां पे फ्रांस मौजूद है। फ्रांस कहता है जी हम ये जो नीचे रोमानिया है यहां पर अपने ट्रूप्स भेजने के लिए तैयार हैं। और नेदरलैंड जो है वो F-35 जो सबसे जदीद हथियार हैं नाज़रीन किराम, वो कहता जी हम अप्रैल तक, यानी कि F-35 अप्रैल तक हम बुल्गारिया में भेज देंगे। अच्छा, ये तो है नाज़रीन किराम यहां पे जो एक समझ लें कि एक बिल्डअप हो रहा है, अपनी फोर्सेस इकट्ठी कर रहे हैं, लड़ाई हो रही है और ये सारे लोग जो हैं वो इकट्ठे हो रहे हैं यूक्रेन को मदद करने के लिए रशिया के खिलाफ। एक चीज आपने और समझनी है नाज़रीन किराम, ये बहुत इंपॉर्टेंट अब मैं बात बताने वाला हूं। मीनवाइल जब इनकी फोर्सेस इकट्ठी हो रही हैं, मीनवाइल जब ये सारे इकट्ठे हो रहे हैं, तो रशिया ने एक ऐसा कार्ड खेला है, रशिया ने एक ऐसा मूव खेला है जिससे यूरोप के अपने ममालिक के अंदर फूट पड़ चुकी है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बात समझिएगा वो कैसे। नाज़रीन किराम, इन्होंने ऐसा मूव खेला, इन्होंने क्या किया, इससे पहले जब ये जर्मनी वगैरह है, अब ये जर्मनी और फ्रांस भी उस तरह से एक्टिव नहीं है, और जर्मनी तो बिल्कुल भी अभी तक उसने कोई ऐलान नहीं किया कि मैं अपने ट्रूप्स भेजूंगा या अपनी, क्योंकि जर्मनी का यूरोप में बहुत बड़ा मकाम है, तो जर्मनी इस पूरे मामले पे खामोश है। जर्मनी जैसे जो वो कहते हैं ना कि वो चिल सीन में है। जर्मनी चिल सीन में क्यों है नाज़रीन किराम, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इससे पहले वो यूक्रेन के लिए बोला करता था, यूक्रेन के लिए इसलिए बोला करता था क्योंकि नाज़रीन किराम यूरोप को, खास तौर पे जर्मनी और ये फ्रांस वगैरह को, इनको एक लालच है रशिया से कि हमें रशिया की नेचुरल गैस मिल जाए। और ये नेचुरल गैस का जो मंसूबा था नाज़रीन किराम, ये आना था ये यूक्रेन से होके। तो जब तक यूक्रेन से ये पाइपलाइन का मंसूबा था तो जर्मनी वगैरह इस बारे में बड़े इमोशनल हुआ करते थे। जर्मनी वगैरह नाज़रीन किराम बड़े जो है ना वो जब भी यूक्रेन के ऊपर बात आती थी तो बोला करते थे। अब ये एकदम से खामोश हो गए हैं। रशिया ने ऐसा मूव खेला है। रशिया ने क्या किया नाज़रीन किराम, मैं बताता हूं। देखिए नाज़रीन किराम, रशिया ने यह किया है कि इन्होंने एक पाइपलाइन जो कि यूक्रेन से आनी थी, इन्होंने यूक्रेन का पत्ता ही काट दिया। इन्होंने कहा जनाब हम आपको पाइपलाइन देंगे, ये बाल्टिक सी से होते हुए डायरेक्ट समंदर के रास्ते में जर्मनी में। बात समझिएगा, यानी कि एस्टोनिया, लताविया, लिथुआनिया के पास जो समंदर है वहां से ये गैस पाइपलाइन होती हुई डायरेक्ट जो है वो आ रही है जर्मनी तक। तो रशिया के इस मूव से जर्मनी अब बिल्कुल खामोश हो चुका है। इस पूरे मामले में जब यूक्रेन और रशिया की लड़ाई जारी है और पूरा यूरोप नाज़रीन किराम एक साइड पे खड़ा हुआ नजर आ रहा है और पूरे यूरोप से जो है वो फोर्सेस वगैरह, जहाज जो है ना वो टैंक्स और मिसाइल्स की बातें की जा रही हैं कि हम यहां पे पहुंचा रहे हैं, जर्मनी यहां पे खामोश है क्योंकि उसका मफाद पूरा हो रहा है इस गैस पाइपलाइन के जरिए और यूक्रेन उसके लिए कोई अब खासा अहमियत का हामिल नहीं रखता। तो इस मूव की वजह से नाज़रीन किराम असल में यूरोप के बजाते खुद अंदर एक तफरीक पैदा हो चुकी है और नाज़रीन किराम ये जो है वो अपना यहां पर जो है वो खामोशी इख्तियार किए हुए हैं और इस पाइपलाइन ने बड़ा अहम किरदार अदा किया। एक और चीज नाज़रीन किराम मैं आपको बता दूं, अगर मैं दोनों ताकतों का थोड़ा सा मुवाजना कर दूं तो आपको समझ आ जाएगी। अगर मिसाल के तौर पे वेस्ट और रशिया आपस में भिड़ जाते हैं, मैं सिर्फ नेटो की बात करता हूं, अमेरिका को निकाल देता हूं, तो 11 लाख से ज्यादा जो है वो सोल्जर्स नाज़रीन किराम रशिया के पास हैं।
इसी तरह से लाइक और 2.5 लाख के करीब जो है वो रिजर्व्स हैं इनके पास भी। नेटो कहता है हमारे पास 13 लाख फौजी हैं, लेकिन 1,65,000 हमने डिप्लॉय किए हुए हैं, बाकी सारे के सारे हमने रिजर्व में रखे हुए हैं, जब भी हम ये चाहेंगे तो आ जाएंगे। तो इनका इकट्ठे होकर लड़ जाना, यानी कि रशिया और नेटो का आपस में भिड़ जाना, ये एक बहुत बड़ा डिजास्टर होगा। और डेफिनेटली अमेरिका ने भी ऐलान कर रखा है, मैंने आपको जैसे पहले खबर में बताई कि 8500 सोल्जर्स वो भी ईस्टर्न यूरोप या रोमानिया, बल्गारिया, एस्टोनिया, लताविया या लिथुआनिया में तैनात करने को फिर रहा है जी। हम भी जो है वो यहां पे सोल्जर्स तैनात करेंगे। तो अल्टीमेटली होगा क्या, ये एक ऐसा डिजास्टर होगा जिसमें पूरी दुनिया नाज़रीन किराम शामिल हो जाएगी और पूरी दुनिया की जो लड़ाई है वो एकदम से यहां पर जो है वो शुरू हो जाएगी। एक चीज मैं आपको बता दूं, मुझे जो लगता है इस पूरी सिचुएशन में, आप क्वेश्चन कर सकते हैं कि आपको क्या लगता है कि ये लड़ाई कहां पे होगी। मुझे ये लगता है कि पहली तो बात यह है कि रशिया इन्वेड नहीं करेगा यूक्रेन में, और अगर कर जाता है मतलब इसके भी चांसेस हैं, अब इसको खुली तौर पे निगेट नहीं किया जा सकता कि रशिया जो है वो यहां पे यूक्रेन के अंदर इन्वेड नहीं करेगा, क्योंकि रशिया को यह मालूम है। एक दफा दोबारा मैं कल का थोड़ा सा आपको बता दूं, चूंकि पार्ट 1 मैंने बताया था, तो मैंने आपको बताया था जो डॉनबास का रीजन है वहां पर उसके जो लोग हैं वो मौजूद हैं ऑलरेडी। सेपरेटिस्ट जो है वो उसको कंट्रोल कर रहे हैं, एक बड़े रीजन को, एक बड़े इलाके को जो है ना वो पहले ही सेपरेटिस्ट जो है वो कंट्रोल कर रहे हैं। तो अगर रशिया इन्वेड भी कर जाता तो मुझे नहीं लगता कि जो वेस्ट है वो यूक्रेन के साथ उस तरह से खड़ा होगा, यानी कि अपनी फौजें लड़वा देगा, क्योंकि ये मेरे ख्याल से दूसरी आलमी जंग के बाद ये सबसे बड़ा डिजास्टर होगा अगर वेस्ट अपनी फौजें यहां पर जो है वो भेज देता है, मतलब जो वो भेज तो रहे हैं, मतलब अगर लड़वा देता है। और मुझे ये लगता है कि ये फौजें आपस में नहीं लड़ेंगी, ये फौजें सुकून करेंगी। वेस्ट और अमेरिका सिर्फ मुझे ये लगता है कि बड़के बुड़के मार के खामोश हो जाएंगे, या हो सकता है एक छोटी मोटी झड़प हो जाए। एक फुल फ्लैज वॉर जो वेस्ट और इस वक्त रशिया की नजर आ रही है यूक्रेन के मामले पर, शायद वो ना हो। हां, रशिया के ऊपर कदगने लग सकती है। क्या किया जा सकता है, मतलब वेस्ट क्या कर सकता है, इसके ऊपर पाबंदियां लगा सकता है, अमेरिका मजीद सैंक्शंस लगा सकता है। आपको याद होगा कि इससे पहले भी एक इस तरह का इशू हो चुका है, और वो है क्राइमिया वाला इशू जो कि 2014 में हुआ था, उसमें भी काफी लोग मारे गए थे, और अभी भी 14,000 लोग जो हैं ये इस पूरे वाले यूक्रेन क्राइसिस के अंदर जो है वो इस डॉनबास के रीजन में आपस में लड़ते लड़ाते जो हैं वो मारे जा चुके हैं। तो दोनों तरफ से जो पहलवान है नाज़रीन किराम वो बहुत तगड़े हैं। तो नाज़रीन किराम मुझे नहीं ये लगता ये आपस में जो है वो लड़ पड़ेंगे, और अगर ये लड़ पड़ते हैं तो नाज़रीन किराम ये नुकसान जो है इसका जो अजाला है वो पूरी दुनिया को मेरे ख्याल से देना पड़ेगा। सारी दुनिया फिर इस जंग में कूदे बगैर जो है वो रह नहीं सकेगी। उम्मीद करता हूँ मैंने कोशिश की कि भरपूर जो है वो रिसर्च के ज़रिए ये चीज़ें आप तक पहुँचा सकूँ, आपको पता चल सके यूक्रेन और रशिया के दरमियान चल क्या रहा है, लड़ाई कहाँ पर हो रही है, मामला कहाँ पर ख़राब है, फड्डा कहाँ पर पड़ा हुआ है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और आपने इस वीडियो को शेयर भी करना है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।